हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल हिंदी में कंकालीय संयोजी ऊतक के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हम विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक कहते हैं। देखिए, कंकालीय संयोजी ऊतक जो होता है ये संयोजी ऊतक का दूसरा टाइप होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको संयोजी ऊतक के बारे में बताया था। और संयोजी ऊतक का जो पहले वाला जो टाइप है वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसे हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये मैंने बता दिया है। आप आई बटन में लिंक दिया है, उस पर जाकर भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें मैंने आपको वास्तविक संयोजी ऊतक बताया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक का दूसरा टाइप, जिसे हम कंकालीय संयोजी ऊतक बोलते हैं या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और एक इसका तीसरा टाइप होता है संवहनीय संयोजी ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये दोनों भाग आज की वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंकालीय संयोजी ऊतक, जिसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है। और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? क्लास 11th वाली जो आपकी जीव विज्ञान की किताब है, उसमें एक चैप्टर दिया गया है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। उसमें इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है और उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो कंकालीय संयोजी ऊतक होता है, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। देखिए, कंकालीय संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। कंकालीय, कंकाल का मतलब यानी कि हमारा जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? कंकाल का बना हुआ होता है, यानी कि स्केलेटल का बना हुआ होता है। ठीक है। तो कंकालीय संयोजी ऊतक जो होता है वो हमारे पूरे के पूरे शरीर में पाया जाता है। ठीक है। और कंकालीय संयोजी ऊतक यानी कि जो हमारी जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर कुछ मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? सघन होता है। सघन का मतलब होता है काफ़ी टाइटली पैक होता है। मैट्रिक्स यानी कि जो कंकाल होता है, जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? द्रव भरा हुआ होता है, जो कि कैसा होता है? सघन तरीके से भरा होता है, यानी कि काफ़ी टाइटली भरा हुआ होता है। और खनिज युक्त होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ भी मिले हुए होते हैं। ओके, ये कंकालीय ऊतक का यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। और क्या क्या कंकालीय ऊतक में होता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, कंकालीय ऊतक जो होता है संयोजी ऊतक, इस ऊतक को आलंबी ऊतक भी कहते हैं, यानी कि सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, जो कंकालीय संयोजी ऊतक होता है ये कैसा होता है? इसे हम सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्यों सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि कंकालीय ऊतक जो कंकाल होता है, कंकाल से हमारी हड्डी बनी होती है। कंकाल जिसे हम इंग्लिश में बोन बोलते हैं। तो पूरा का पूरा शरीर हमारा हड्डी का बना हुआ है। ये हमें सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, ताकि हम सारे कार्य कर सकें अच्छी तरह से। जब हम दौड़ते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो इसमें कंकाल का भी कार्य होता है। ठीक है। हम खड़े हो पा रहे हैं तो कंकाल के कारण ही खड़े हो पा रहे हैं। इसीलिए क्या करता है? ये हमें सपोर्ट प्रदान करता है। कंकालीय संयोजी ऊतक हमें सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। क्योंकि शरीर को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ठीक है। यानी कि हमें सपोर्टिंग टिश्यू से हम बोल देते हैं, क्योंकि शरीर को सहारा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखा है कि वो क्या करता है? कंकालीय संयोजी ऊतक सहारा प्रदान करता है, यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है, चलने में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है। यानी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर जो होता है कंकाल से बना हुआ होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है, जो हमें सपोर्ट करता है, सारी क्रियाओं को करवाता है। और देखिए, जो कंकाल होता है ये दो प्रकार का होता है। यानी कि कंकाल जो होता है उसमें हड्डियां भी होती हैं, यानी कि बोन भी होती हैं, और कुछ कार्टिलेज होती हैं, जिसे हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। तो कंकाल होता है जो कि हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। तो कंकाल दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी दो भाग होते हैं कंकाल के। उसमें बोन भी होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं, जिसे हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोन को देखते हैं। देखिए, बोन जो होती है जिसे हम अस्थि बोलते हैं, यानी हड्डी बोलते हैं। तो जो हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर कुछ द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उस हड्डी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में मैट्रिक्स बोल देते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो द्रव होता है, वो कैसा होता है? कठोर होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और जो हड्डी के अंदर
पाया जाता है। और हड्डी के अंदर क्या होता है, रक्त का संचार होता है, यानी कि रक्त उसमें पाया जाता है हड्डी के अंदर। और उसमें तंत्रिका भी होती है, किसके अंदर, हड्डी के अंदर तंत्रिका पाई जाती है। जब हड्डी टूटती है या जब चोट लगती है हड्डी में, तब हमें दर्द होता है, क्योंकि उसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो हड्डी के अंदर तंत्रिका भी पाई जाती है। और जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं, यानी उपास्थि की बात करते हैं, तो उपास्थि जो होती है, उपास्थि के अंदर जो भी द्रव भरा हुआ होता है, उपास्थि जो होती है, जो कार्टिलेज होती है, उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है वो कैसा होता है, लसलसा होता है। लसलसा यानी कि द्रव जैसा होता है और मुलायम होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो अस्थि जो होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। और उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है वो कैसा होता है, लसलसा हुआ होता है, यानी द्रव जैसा होता है, लसलसा। ठीक है, और कार्टिलेज के अंदर रक्त का संचार जो होता है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, ब्लड वहाँ पर नहीं पाया जाता है। और ना ही उसके अंदर तंत्रिका पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कोई भी न्यूरॉन का वहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कार्टिलेज के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो अनुपस्थित होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं कि उपास्थि क्या होती है, यानी कि जो कार्टिलेज होती है उसे हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, अच्छी तरह से देखने वाले हैं। देखिए, कार्टिलेज जो होती है जिसे हम उपास्थि कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है, हाइलीन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये हाइलीन कार्टिलेज को हम हिंदी में कचाव उपास्थि बोलते हैं, और इलास्टिक कार्टिलेज यानी कि जिसे हम प्रत्यास्थ उपास्थि कहते हैं। तो हाइलीन कार्टिलेज सबसे पहले हम समझते हैं। हाइलीन जो कार्टिलेज होती है जिसे हम कचाव उपास्थि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कचाव उपास्थि बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि ये वाली ऐसी उपास्थि जो होती है इसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, क्योंकि इस उपास्थि के हम दोनों तरफ देख सकते हैं, यानी पारदर्शी होती है, आर पार का हम इससे देख सकते हैं इस हाइलीन कार्टिलेज से। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये ग्लोटिस में पाई जाती है। ग्लोटिस का मतलब हिंदी में होता है घाटी में पाई जाती है। घाटी की जो उपास्थियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हाइलीन कार्टिलेज होती है। जो श्वास नली होती है जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, और जो श्वसनिका जिसे हम ट्रेकिया ब्रोंक्यूल भी बोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सी आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे जो किसकी बनी हुई होती है, हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। देखिए, अभी यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल जो होंगे वो समझ में अभी नहीं आएंगे। अभी जो कुछ एग्जाम्पल होंगे वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। जब आप आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे डिटेल से, तब आपको वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ जाइए, और एग्जाम्पल को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे के जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। जब तक आपको जितना समझ में आ रहा है अभी उतना पढ़िए। ठीक है, तो श्वास नली जो होती है, जो ट्रेकिया होती है जिससे हम सांस लेते हैं, तो वो एक ऐसी नली होती है जिसके अंदर सी आकार की कुछ संरचना पाई जाती है, जो कि हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और नासापट्ट जिसे हम नेजल सेप्टम बोलते हैं, नेजल सेप्टम यानी कि जो नाक होती है, नाक में दो रास्ते होते हैं, तो उसके बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, नासापट्ट बोल देते हैं। यानी कि जो नाक का रास्ता होता है उसको बीच से दो भागों में बांटने का कार्य करती है, इसीलिए दो रास्ते होते हैं, उसके बीच में नेजल सेप्टम पाया जाता है ताकि दो रास्ते बन जाएं। तो इस प्रकार का जो नेजल सेप्टम होता है ये किससे बना हुआ होता है, कौन सी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, हाइलीन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब तक आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, फिर आगे आपको जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब आके यहाँ पर बात करते हैं जो पसलियों का उरोस्ति वाला भाग होता है, यानी कि पसलियाँ जिससे जुड़ी हुई होती हैं उसे हम उरोस्ति बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने सीने में देखते हैं, सीने के बीच में जो हड्डी पाई जाती है, जो कार्टिलेज पाई जाती है, सीने के बीच में जो कार्टिलेज पाई जाती है, जहाँ पर सारी की सारी जो पसलियाँ होती हैं वो वहाँ पर जुड़ती हैं सीने के बीच में, तब हम उस भाग को क्या बोलते हैं, उरोस्ति बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उरोस्ति बोलते हैं, जो किससे बनी होती है, हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इसे हम इंग्लिश में कोस्टल कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, तो इसे भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब कार्टिलेज को यहाँ पर बांटा गया है, एक बांटा गया है प्रत्यास्थ उपास्थि जिसे हम इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं।
ठीक है। कार्टिलेज को दो भागों में बांटा गया था। हाइलिन कार्टिलेज जिसे हम कचाव उपास्थि बोलते हैं, इसे हमने पढ़ लिया है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। इस कार्टिलेज को हम देखेंगे तो इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यास्थ उपास्थि होती है जिसे हम इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। इलास्टिक का क्या मतलब होता है, काफ़ी लचीली होती है, इसे हम हिला डुला भी सकते हैं, लचीली होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो नाम दिया गया है प्रत्यास्थ उपास्थि यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज नाम दिया गया है। देखिए जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है इसमें फाइबर अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसे हम अच्छी तरह से हिला डुला सकते हैं, तो इसमें क्या होता है अधिक से अधिक फाइबर पाया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, देखिए टिप ऑफ नोज, यानी कि जो नाक की जो आगे वाला, नाक का आगे वाला हिस्सा होता है, नाक का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें ये कौन सी पाई जाती है, प्रत्यास्थ उपास्थि पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी लचीली होती है, आप इधर उधर हिला भी सकते हैं इसे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर फाइबर अधिक पाए जाते हैं और लचीली होती है इसीलिए। और जो कर्ण पल्लम में यानी कि कान का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसे भी हम हिला डुला सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है, इसीलिए लचीली होती है। यूस्टेकियन नलिका में अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यूस्टेकियन नलिका क्या होती है। एपिग्लोटिस होता है जिसे हम घाटे ढक्कन बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। ओके, ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम देखने वाले हैं एक उपास्थि हमने ले ली है, इस प्रकार की उपास्थि हमने एक ले ली है, कोई सी उपास्थि ले सकते हैं। इसको जब हम काटते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। जब हम इस उपास्थि को कट करते हैं, काटते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अंदर इस प्रकार की सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जब हम इसकी लेयर को देखेंगे तो इसके अंदर इसे हम क्या बोल देते हैं, लेकुना बोल देते हैं। और इसके अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स बोल देते हैं। और जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है क्या करती है, उपास्थि का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, कार्टिलेज का निर्माण करती है। कार्टिलेज को निर्माण करने वाली कौन सी सेल होती है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है, जो कि लेक्यूना के अंदर पाई जाती है। ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है लेक्यूना होती है, और लेक्यूना के मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो कि उपास्थि का निर्माण करती है। तो क्या होता है, उपास्थि दो भागों में बटा हुआ होता है। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है ताकि आपको कोई सा भी डाउट ना रहे। या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल वो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो आगे आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वाइड फाइब्रस कार्टिलेज। वाइड फाइब्रस कार्टिलेज को हम हिंदी में श्वेत तंतु में उपास्थि बोल देते हैं। तो श्वेत तंतु में उपास्थि यानी कि वाइड फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और ना याद हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो वाइड फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन में पाया जाता है। और जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो होती है जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैल्सीफाइड जो कार्टिलेज होती है इसके अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बोन के बारे में। देखिए हमने कार्टिलेज को देख लिया है पूरी डिटेल से। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बोन क्या होती है, बोन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए जो बोन होती है, बोन की स्टडी को, जब बोन की स्टडी करते हैं, हड्डी की ऊपर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं हड्डी का, तो उस स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी की जब हम अच्छी तरह से उसका अध्ययन करते हैं तब हम उस स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोल देते हैं। और अस्थि बनाने वाली कोशिका यानी कि बोन को बनाने वाली सेल्स का क्या नाम होता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है, ठीक है। और बोन को डिजोल्व करने वाली एक कोशिका होती है, बोन को डिजोल्व भी कर लेती है। ऐसी कौन सी कोशिका होती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है, जो कि बोन को डिजोल्व करने का कार्य करती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि एक लंबी हड्डी को हम यहाँ पर काट कर देखने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर। तो देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। हमने लॉन्ग वाली हड्डी बना दी है उसका स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। सबसे हार्ड टिश्यू यदि पूछा जाए परीक्षाओं में सबसे हार्ड टिश्यू क्या होता है, तो सबसे हार्ड टिश्यू क्या होता है, बोन होता है। सबसे हार्ड टिश्यू क्या होता है, बोन होता है, यानी हड्डी होती है। हड्डी को इस प्रकार से यहाँ पर काट लेते हैं। और सबसे ऊपर वाला जब हम हिस्सा देखते हैं तो उसमें कुछ यहाँ पर कुछ सर्कल जैसे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जो कि स्पंजनुमा होते हैं। क्या होते हैं, स्पंजनुमा होते हैं, जो कि हड्डी को जब हम काटते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के डायग्राम दिखते हैं जो कि स्पंजनुमा होते हैं, गोल गोल, ठीक है। और इसके नीचे एक प्लेट पाई जाती है।
इसके नीचे एक प्लेट पाई जाती है छोटी सी, जिसे हम एपीफाइशियल प्लेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एपीफाइशियल प्लेट बोल देते हैं। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम एपीफाइसिस बोल देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम मेटाफाइसिस बोल देते हैं, और सबसे जो यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा है उसे हम डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए एक जो लंबी हड्डी होती है जिसे हमने काट लिया है, तो एक लंबी हड्डी यानी लंबी जो अस्थि होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं या 3 भाग होते हैं। देखिए पहला होता है एपीमाइसिस, फिर होता है डायाफाइसिस, और तीसरा है मेटाफाइसिस। तो देखिए जो एपीफाइसिस होता है ये लंबी अस्थि के सिरे पर स्थित भाग होता है, यानी एपीफाइसिस जो होता है ये एक लॉन्ग बोन है, इसके ऊपर पाया जाता है, सबसे ऊपर स्थित होता है, जिसे हम एपीफाइसिस बोल देते हैं। और जो डायाफाइसिस होता है ये कैसा होता है? डायाफाइसिस जो होता है लंबी अस्थि का बीच वाला भाग कहलाता है। जो डायाफाइसिस होता है इसे हम क्या बोल देते हैं? जो कि एक हड्डी का एक लंबी या लॉन्ग बोन का बीच वाला भाग कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जो डायाफाइसिस जो होता है वो लंबी अस्थि का बीच वाला भाग कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम मेटाफाइसिस को देखते हैं। और जो मेटाफाइसिस होता है ये कैसा होता है? ये एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच स्थित छोटा सा भाग होता है। किसके बीच में? एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच का जो छोटा सा भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस कहलाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेटाफाइसिस किसके बीच का भाग होता है? एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का भाग होता है। जब हम एक हड्डी को काट कर देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम पेरियास्टियम बोल देते हैं, पेरियास्टियम बोलते हैं। और बीच वाला जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं उस हड्डी के बीच में देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? हेवेसियन कैनाल बोल देते हैं या अनुदैर्ध्य नलिका बोल देते हैं। एक कैनाल होती है, एक नली जैसी होती है जो कि पूरे हड्डी में इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ये इस प्रकार की संरचना बनी होती है पूरी की पूरी हड्डी में। यहाँ पर ये नलिकाएं होती हैं इस प्रकार की लंबी लंबी, ठीक है। इस प्रकार की लंबी लंबी क्या होती हैं? हेवेसियन कैनाल होती हैं, और इसको बीच में जोड़े रखती है, इन चारों को बीच में जोड़े रखती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बोल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? बोल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कहना चाहें तो तिरछी या क्षैतिज या आपको बोल सकते हैं अनुपस्थित नलिकाएं होती हैं। इसे आप इंग्लिश में ही याद रखें, तभी आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा और अच्छी तरह से आप इसे याद कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो संयोजी ऊतक होता है इसका तीसरा वाला भाग होता है संवहनीय संयोजी ऊतक, जिसे हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 द्रव पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे फ्लूइड बोल देते हैं, यानी कि द्रव संयोजी ऊतक बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव संयोजी ऊतक होता है इसके अंदर रक्त भी आता है, ब्लड भी आता है, और यहाँ पर क्या आता है? लसिका होती है जिसे हम लिम्फ बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड 2 भागों में बांट दिया जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे हम ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त के अंदर 55% होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे हम ब्लड कार्पल्स बोल देते हैं उसके अंदर कितनी होती हैं? 45% होती हैं। 55% तो यहाँ पर क्या होता है? रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है, 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। तो रक्त कणिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर 55% पाया जाता है। 55% में क्या क्या पाया जाता है? 90% पानी पाया जाता है जो कि प्लाज्मा के अंदर होता है। अवशिष्ट पदार्थ यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया होता है तो उसमें किस में पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। कितना होता है? यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा के अंदर उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, और ये पता होना चाहिए कि 90% यहाँ पर पानी पाया जाता है। 7 से 8% जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। देखिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है प्लाज्मा के अंदर।
और यहाँ पर जब हम देखना चाहें जो ब्लड कार्टल्स होती हैं वो 45% होती हैं रक्त कणिकाएँ। तो 45% में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है जो कि 90 से 98% आरबीसी होती है रक्त कणिकाओं में। और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी होती हैं, तो 1 से 2% ये होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और कुछ प्लेटलेट्स होती हैं जो कि 1 से 2% होती हैं। तो रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं 90 से 98%। अब यहाँ पर हम लसिका के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का एक टाइप होता है लसिका भी। तो लसिका को यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए जो लसिका होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है लसिका, क्या होती है लिम्फ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमने सेल्स का स्ट्रक्चर बना दिया है, इस प्रकार की सेल्स हैं। तो ये क्या होता है, ये प्लाज्मा है, यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये रक्त नलिकाएँ आती हैं, एक रक्त वाहिनी आती है जो कि यहाँ पर बट जाती है, अलग अलग जगह पर चली जाती है, अलग अलग सेल्स के पास जाती है, उनको न्यूट्रिएंट्स देती है, उनको पोषक पदार्थ देती है। और यहाँ पर कुछ इस नलिका में दबाव उत्पन्न होता है, कुछ प्रेशर बनता है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लाज्मा निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आ रहा है और रक्त वाहिनियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं। रक्त वाहिनियाँ यहाँ पर यानी कि जो कैपिलरी है वो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर कई सारी नलिकाओं में ये टूट रही है, यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स देना होता है, जिसके कारण ये कई भागों में इस तरह से बट जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होता है, तो जिससे क्या होता है प्लाज्मा निकलता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर कई सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं, और कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, पानी भी होता है, और अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो यहाँ से प्लाज्मा क्या होता है, निकलता है। तो ये क्या होता है, लसिका के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि लसिका क्या होती है। मैंने आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया है, कैसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोन के बारे में बता दिया है आपको अच्छी तरह से, ताकि यहाँ पर कोई सा भी डाउट ना रहे। कार्टिलेज के बारे में बताया है। तो हमारा जो संयोजी ऊतक वाला जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक, संवहनीय संयोजी ऊतक, पूरा समाप्त कर दिया हमने संयोजी ऊतक। आई होप आप समझ पाए होंगे। कंकालीय संयोजी ऊतक आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।